गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर से एविडेंस एक्ट के अगले पार्ट को लेकर हाजिर हैं। और इस पार्ट के अंतर्गत आप जानते हैं कि जहां तक संभव हो पाएगा हम लोग रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने की जो स्पीड होगी वो उतनी ही होगी जिससे कि आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो पाए। और ये रिवीजन का सेट किसी एक परीक्षा को टारगेट करके नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसी भी परीक्षा को टारगेट करके किया जा रहा है। यानी जहां भी अगर सिलेबस में टारगेट करके नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसी भी परीक्षा, जहां भी सिलेबस में अगर एविडेंस एक्ट है तो वो सारी परीक्षाओं में आपको मदद करेगा। तो थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने विषय पर आएंगे। तो ये है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म, और जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ आप और हम मिले हुए हैं, ये अनअकैडमी के जुडिशरी का प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने अपने फ्यूचर को बनाया है, अपने करियर को बनाया है, और अब है आपकी बारी। और आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रिपरेशन जो कराई जाती है वो देश के बेस्ट एजुकेटर से कराई जाती है। यानी देश के जो सबसे क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और बेस्ट एजुकेटर है, ऐसे लोग यहाँ पर आपको गाइड करते हैं, जिससे आपको अपने लक्ष्य को पाने में आसानी होती है। सही मार्गदर्शन होने की वजह से आपको इधर उधर भटकना नहीं होता है। नमस्ते स्थिति। और अगर बात करते हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर दो तरीके के कोर्सेज चलते हैं। एक कोर्स होता है जिसको हम प्लस कोर्सेज कहते हैं, और एक होता है जिसे हम स्पेशल कोर्सेज कहते हैं। स्पेशल क्लासेस जितनी भी हैं अनअकैडमी पर, वो सबको फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। प्लस क्लासेस ऐसी क्लासेस होती हैं जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उस क्लास का लाभ आप नहीं ले पाए। अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि जितने भी नए नए बैच शुरू होंगे अनअकैडमी पर, जैसे ये सारे बैच शुरू हुए हैं, इस बैच का लाभ आप तभी ले पाते हैं जब आप प्लस के स्टूडेंट होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि स्पेशल क्लास के रूप में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। स्पेशल क्लास में भी बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाते हैं। आपको बस अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है, और उसके माध्यम से आपको जुडिशरी गोल डिसाइड करना होगा, और आपका एक्सेस हो जाएगी वहां तक। PRA म्यूजिक, हेलो, कल्याणी प्रणाम। ये देखिए, राजस्थान जुडिशियल सर्विस और हरियाणा जुडिशियल सर्विस के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है, और आप इस मॉक टेस्ट को, फ्री का है बिल्कुल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस मॉक टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा रैपिड रिवीजन चल रहा है, वही RAJS और HJS के लिए, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी पर T20 मॉक टेस्ट होता है पर डे, मतलब मंडे टू थर्सडे। IPC, CRPC, CPC और एविडेंस सब्जेक्ट से आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने बात की थी कि प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा किसी बैच को ज्वाइन करने के, तो प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब क्या, कैसे लें सब्सक्रिप्शन? तो आपके पास ऑप्शन है, आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, कोई भी प्लान आप ले सकते हैं। और कोई भी प्लान लेंगे तो आपको इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट करने की सुविधा है। अगर आप इस कोड का प्रयोग करें, राय लाइव, RAILIVE, राय लाइव कोड का प्रयोग करें, तो आपको 10% का डिस्काउंट इसमें भी मिल जाता है, जो फी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर। और ये है अनअकैडमी जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हमारी क्लासेस 6:30 बजे से रहती है। और ये है टेलीग्राम चैनल, इससे आप जुड़ सकते हैं मुझसे। आप UA जुडिशरी धर्मेंद्र सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने विषय पर आते हैं और रिवीजन को, सब्जेक्ट का रिवीजन शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में छोड़ा था सेक्शन नंबर 65 के बाद। सेक्शन नंबर 65 के बाद एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस के पर्पज के लिए नहीं है,
लेकिन प्री के पर्पज के लिए कौन कौन से सेक्शन आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं। जैसे प्री के लिए तो हालांकि मार्जिनल हेडिंग तो सबकी याद कर लेनी होती, लेकिन फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे सेक्शन नंबर 68, सेक्शन नंबर 68 से बहुत सवाल आते हैं प्री में। और सेक्शन नंबर 68 की क्या कहता है? कहता है कि जहां किसी डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन जरूरी था, किसी डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन जरूरी था, ऐसी स्थिति में उसको प्रूफ करने के लिए कितने अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत होगी? तो सेक्शन 68 ये कहता है एक। यही सवाल आता है हमेशा, कितने अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत होगी? तो एक। अच्छा, ये कहां बताया गया है कि जहां भी किसी डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन जरूरी होगा, ऐसे डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन कम से कम 2 विटनेसेस के द्वारा होगा। तो ये टीपीए बताता है, टीपीए का सेक्शन 3 बताता है कि जहां अटेस्टेशन जरूरी होगा वहां 2 अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत होगी, लेकिन उसे साबित करने के लिए सिर्फ एक ही काफी है। तो ये 68 बताता है। एक बात और है, इसमें जब आप बेयर प्रोविजन पढ़ेंगे, चूंकि आपको बेयर पढ़वाने का समय नहीं होता है इस क्लास में, तो बेयर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज भी हमको समझनी होती है कि कब अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी होता है और कब अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी नहीं होता। तो इसको समझ लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कर लिए गए, रजिस्टर्ड कर लिए गए हैं, वहां अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी नहीं होता। केवल तभी बुलाना जरूरी होता है जब रजिस्टर्ड जिस डॉक्यूमेंट को किया गया है उसका एग्जीक्यूशन करने वाला पार्टी ही उससे डिनाई कर जाए, उसके एग्जीक्यूशन से इनकार कर दे, तब अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी होगा। अन्यथा जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कर लिया गया है उसके लिए अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी नहीं। अब प्रश्न यह है कि विल के संबंध में क्या हो? विल के संबंध में अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी है कि नहीं? तो विल के संबंध में हमेशा अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी होता है उसे प्रूव करने के लिए। तो 68 पर यही सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे ज्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं हो सकते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेक्शन 69 ये बताता है कि जब एक तो बुलाना जरूरी है, और जब एक भी अटेस्टिंग विटनेस न मिले तो क्या होगा? तो अब जैसे कि मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को ए बी इन दोनों लोगों ने या एबीसी ने इसको अटेस्ट किया था। सेक्शन 68 कहता है कि इसमें से किसी को बुला के साबित कर सकते हैं, एक को भी। अब ये है सेक्शन 69 कहता है कोई ना मिले तो क्या हो? तो कोई नहीं मिलेगा तो उसकी स्थिति में क्या होगा कि किसी इसमें से यह साबित करना होगा कि इसमें से किसी एक का जो सिग्नेचर है उसी के हैंडराइटिंग में, और दूसरी बात कि इसका एग्जीक्यूशन करने वाला जो पार्टी था उसका एग्जीक्यूशन उसी ने किया है जिसका उस पर सिग्नेचर है। तो सेक्शन 69 ये बात का। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन यहां से आएगा, सेक्शन 73। सेक्शन 73 बात करता है कि अगर एक डॉक्यूमेंट जो या तो साबित है या फिर यह स्वीकृत है, मतलब प्रूव हो चुका है कि ये एक ही हैंडराइटिंग है, या ये एडमिट कर लिया गया है कि ये हैंडराइटिंग है, तो जो डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग है उसको कंपेयर कर लिया जाएगा इससे, और इस तरीके से पता लगा लिया जाएगा कि ये दूसरी हैंडराइटिंग भी क्या एक ही है या एक ही नहीं है। तो इस तरीके से उसको क्लियर कर लिया जाएगा। सेक्शन 73 यही बात करता है। तो ये चीज हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेक्शन 73A है, सेक्शन 73A जो बात करता है डिजिटल सिग्नेचर की।
तो डिजिटल सिग्नेचर के संबंध में अगर डिस्प्यूट हो तो उसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटी याद रखिएगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी यानी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी बताएगा कि वास्तव में ये हैंड सिग्नेचर जो डिजिटल सिग्नेचर है वो इन्हीं का है या डिजिटल सिग्नेचर इनका नहीं। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये 73A से क्वेश्चन बनता है, 73 से क्वेश्चन खूब बनते हैं और उधर 68 से। तो ये चारों सेक्शन आपको समझना पड़ेगा। सेक्शन 74 और सेक्शन 75 पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ये डिफाइन करता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है और प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो ये है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट के संबंध में जो 74 बात करता है, इसमें बहुत सारे एग्जाम में आपके आते हैं ऑप्शन जो कि आपको 74 में बेयर में नहीं मिलेगा कि क्या इसमें से कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट है और इसमें से कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि जो डॉक्यूमेंट पब्लिक ऑफिसर द्वारा पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में बनाया गया है, पब्लिक ऑफिसर द्वारा पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में बनाया गया है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे FIR हो गया, जैसे पुलिस रिपोर्ट हो गई, है ना, जैसे वोटर लिस्ट हो गया। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये पब्लिक ऑफिसर ही बनाता है, हम और आप तो बनाते नहीं। तो इसलिए वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और पब्लिक डॉक्यूमेंट जो कुछ भी नहीं होगा वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा सेक्शन 75 के अंतर्गत। तो वो लिस्ट आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी चीजें पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर जब न याद रहे, न समझ में आए, तो आपको बस यही फार्मूला है, पब्लिक ऑफिसर ने बनाया हो पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और जिसे हम और आप बनाते हैं यानी उससे अलावा कोई डॉक्यूमेंट जो होगा वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। यहां सेक्शन नंबर 76 से भी क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 76 क्या बात करता है, ये कहता है सर्टिफाइड कॉपी की। सर्टिफाइड कॉपी किसकी, पब्लिक डॉक्यूमेंट। भाई पब्लिक डॉक्यूमेंट है और कोर्ट में आपको पेश करना है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट तो मिलेगा नहीं आपको पेश करने के लिए, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी ली जाती है। और कौन सा सेक्शन इसको अलाउ करता है, तो 76। तो अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसकी कॉपी लेने का आपके पास हक है, तो आप उस प्रॉपर अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन देते हैं और वो अथॉरिटी आपको मुहर लगा के, अगर फीस है तो प्रॉपर फीस लेके आपको उसकी कॉपी दे देती है, वही सर्टिफाइड कॉपी होती है। और सेक्शन 63 के अंतर्गत वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में भी अलाउ किया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस यानी 63 में भी सेकेंडरी एविडेंस कहलाता है। और सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जा सकता है, तो 65 बताता है, उसमें भी इसकी चर्चा की गई। तो ये रहा आपका 76। इधर से फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 79, अब 79 क्या है, 79 ये बात करता है प्रिजम्पशन की। किस बात का प्रिजम्पशन है 79 में, कि जो अभी आपने 76 के अंतर्गत कहा ना कि सर्टिफाइड कॉपी, तो सर्टिफाइड कॉपी के संबंध में प्रिजम्पशन हो ये होगा कि उसके जेन्युइननेस के संबंध में यानी उसके असली होने के संबंध में प्रिजम्पशन होगी। और ये कैसी प्रिजम्पशन होगी, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ यानी विधि की धारणा। ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होती है किस बात के संबंध में, कि जो सर्टिफाइड कॉपी है उसके जेन्युइननेस के संबंध में, यानी प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके प्री की परीक्षा के लिए। सेक्शन 80 क्या बात करता है, कि कोई डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर अथॉरिटी से पेश किया गया है तो उसके संबंध में प्रिजम्पशन क्या बनेगी। जैसे सीधी सी बात, कन्फेशन, अगर कन्फेशन किसी मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है
तो उसके संबंध में प्रिजम्पशन सेक्शन 80 के अंतर्गत बनती है कि मजिस्ट्रेट बिल्कुल कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट था। दूसरी बात, मजिस्ट्रेट ने वो सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट की थी जो कि उस कॉन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सन कहता है कि नहीं मजिस्ट्रेट ने वो सारी फॉर्मेलिटी नहीं कंप्लीट की थी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा। यहां सेक्शन 80 तो प्रिज्यूम करके चलेगी कि नहीं उस मजिस्ट्रेट ने सारी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट किया हुआ था। तो यहां पे सेक्शन 80 हो गया। तो यहां आप 79 से लेके 85A तक सब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ही होगा। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब होता है विधिक उपधारा, और इसका मतलब यह है कि कोर्ट ऐसी प्रिजम्पशन करने के लिए बाउंड है, और लेकिन पर्सन के पास ये राइट होता है कि कोर्ट की इस प्रिजम्पशन को रेबुट कर सके, उसका खंडन कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और यहां से आपको फिर सेक्शन कौन से पढ़ने हैं, तो सेक्शन नंबर 83 पढ़ना है, उसके साथ 86 पढ़ना है, 87 पढ़ना है, 83 और 87। मैप और चार्ट के संबंध में हमने बताया था आप लोगों को कि मैप और चार्ट के संबंध में प्रिजम्पशन 83 में भी है, 87 में भी है। एक जगह प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है और एक जगह प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। मतलब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट 87, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ 83 में। क्यों? क्योंकि सरकार बनाती है तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, हम और आप बनाएंगे तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। यहां से एक क्वेश्चन यहां से भी आएगा, सेक्शन 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार इसका है, अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में प्रिजम्पशन, ये बहुत प्री में पूछा जाता है। 85A प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट कई बार पूछा गया परीक्षा में, 85A। और 85B और C भी है, ये भी पूछा जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा 85 और 85A ये पूछा जाता है। 85A के साथ आप 88A को लेकर कंफ्यूज होते हैं। अब देख लीजिए 88A क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस है, ये इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है, और यहां पे 88 में इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस है। ठीक है ना, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट 85A और इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस जो हैं वो 88A में। 85 में पावर ऑफ अटॉर्नी और 88 में जो है वो प्रिजम्पशन टेलीग्राफिक मैसेजेस के संबंध में। ये जितने भी सेक्शन हमने यहां पे डिस्कस किए हैं आपके प्री के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी चीजें आपको याद रहती हैं। थोड़ा सा यहीं पे आप मिस्टेक करते हैं जब प्रिजम्पशन वाला चैप्टर आता है वहां पर। विनीत प्रणाम, नेहा प्रणाम, ठीक है ना, तो ये चीजें याद रखें। 85, 85A, 88 और 88A, ये सारों सेक्शन तो आप याद कर ही लीजिएगा अगर पहले से याद नहीं है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, यहां पे देखते हैं सेक्शन नंबर 89 में कंफ्यूज करने के लिए है ये। सेक्शन नंबर 89 वाला जो है वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की तरफ, लेकिन इसमें बनती है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, है ना। 86 से लेके 90A तक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, लेकिन उसमें एक घुसा हुआ सेक्शन 89 है जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करता है, तो उसको याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करे। 90 और 90A इतनी बार पूछा गया है कि वो आपके लिए आसान बन जाता है। 30 इयर्स की बात करता है और यहां 5 इयर्स की बात करता है, तो ये डॉक्यूमेंट 30 ईयर पुराना है और 5 ईयर जो है पुराना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की बात करता है। तो इसका ये याद रखना है आपको, वहां में प्रिज्यूम ही होगा। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 91 के पास, और ये क्या कहता है वो देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 91 बात करता है बेस्ट एविडेंस की, ठीक है, मतलब एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस।
ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी जब आपके पास दो प्रकार के एविडेंस हो, एक बहुत अच्छा है और दूसरा उससे कम अच्छा है, तो आप जो सबसे अच्छा है वही प्रयोग करेंगे, और इसी पर आधारित है ये पूरा चैप्टर। सेक्शन 91 क्या बात करता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, या फिर कोई भी ग्रांट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है और उसको लिख लिया गया है, रिटेन में है, तो उसे रिटेन के द्वारा ही साबित किया जाएगा, उसके लिए कोई और एविडेंस अलाउ ही नहीं होगा। यही जनरल रूल है सेक्शन 91 का। तो फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को या ग्रांट को, यानी संविदा, अनुदान या संपत्ति के व्ययन को लिख लिया गया है। लिख लिया गया है तो लिख लेने का मतलब ये कि चाहे ये इच्छा से लिखा गया है और चाहे ये जरूरी था कि आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना ऐसा? भाई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको लिखना जरूरी तो है नहीं, लेकिन आपने लिख लिया। या फिर मॉर्गेज है, तो अगर 100 रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है तो ऐसी स्थिति में ये मैंडेटरी है कि आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये है कि जहां लिखना जरूरी था या जहां की लिखना जरूरी तो नहीं था लेकिन आपने लिख लिया ना, अब उसको जब साबित करने का प्रश्न आएगा तो आपको उस लिखे के द्वारा ही उसको साबित करना पड़ेगा, कोई अदर एविडेंस अलाउ नहीं होगा। यही 91 कहता है। और 91 एक और बात कहता है, थोड़ा सा छूट ये देता है कि या फिर आप दूसरे एविडेंस से तभी आप साबित कर सकते हैं जब आप ये साबित कर दें कि सेक्शन 65 की कंडीशन अवेलेबल है। यानी सेक्शन 65 के अंतर्गत ये बताता है कि कौन सी ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो ये कहता है कि अगर आप ये साबित कर दीजिए कि सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए मैं एलिजिबल हूं तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको अगर उसे साबित करना है तो आपको उसी डॉक्यूमेंट से ही साबित करना होगा। ये 91 का रूल है। लेकिन इस बात के दो एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 2। एक्सेप्शन 1 ये कहता है कि किसी अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसर, अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसर, इसका मतलब यह है कि किसी लोक ऑफिसर की नियुक्ति अगर रिटन में होनी चाहिए थी, लेकिन यह साबित हो जाता है कि उसने कार्य किया है उस रूप में, तो यह प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि जब उसने कार्य किया है इसका मतलब है कि इसको लिखित में नियुक्ति पत्र मिला ही होगा। तो ऐसी स्थिति में उसको उस रिटन डॉक्यूमेंट से साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसका एक्ट ही सफिशिएंट होता है कि उसकी नियुक्ति हुई है। अब ये इस चीज का एक्सेप्शन हो गया ना, जो ये कहता था कि जिस चीज डॉक्यूमेंट, जब से अब इनका अपॉइंटमेंट हुआ होगा तो किसी न किसी अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से हुआ होगा, तो अब जब साबित करने की का बात आती है तो इस रूल के अनुसार तो उसी से साबित होना चाहिए था, लेकिन नहीं। अगर ये साबित हो जाए कि उसने उस रूप में कार्य किया है, मतलब एक स्टेप आगे की बात साबित हो जाए, तो फिर उसको उस डॉक्यूमेंट को, उस रिटन इंस्ट्रूमेंट को ही साबित करना जरूरी नहीं रह जाता। दूसरी बात कि जिन विलों को विल मतलब वसीयत, विलों को प्रोबेट मिला है, ठीक, जिन विलों को प्रोबेट मिला है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक विल बना और इस विल को ले जाके कोर्ट में सर्टिफाइड करा लिया गया, यही होता है प्रोबेट। तो अगर किसी विल को कोर्ट में जाके सर्टिफाइड करा लिया गया तो क्या होगा कि अब जब इस विल को साबित करने की बात आएगी तो इस विल को ही पेश करने की जरूरत नहीं। कोर्ट ने जो प्रोबेट, जो प्रमाणन किया है, ये सर्टिफिकेट इशू किया है कि हां सही है, इससे भी साबित किया जा सकता है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि जहां
जिन विलों को भारत में प्रोबेट मिला है उसे उस विल से ही साबित करने की जरूरत नहीं, वो प्रोबेट द्वारा भी साबित किया जा सकता है। जबकि रूल हमने क्या पढ़ा कि जो लिखा है उसी के द्वारा साबित होगा। और यहां पे क्या हम देख रहे हैं कि कोर्ट ने अगर कोई विल दिया है तो कोर्ट ने अगर कोई विल दिया है और प्रमाणित किया है तो अब दो ऑप्शन हो गए साबित करने के लिए। एक, या तो उस विल से साबित कर दीजिए या फिर उस सर्टिफिकेट से साबित कर दीजिए। तो यही कह रहा है एक्सेप्शन कि उसको सर्टिफिकेट से भी साबित किया जा सकता है, उस विल से ही साबित हो ये जरूरी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी के एक कदम आगे इसका अगला सेक्शन बताता है, सेक्शन 92। सेक्शन 92 कहता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी साबित हो चुका है तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ओरली नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ओरली नहीं किया जाएगा। जो इंस्ट्रूमेंट लिख लिया गया था और ये साबित भी हो चुका है कि इन लोगों के बीच ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट में अगर कोई परिवर्तन करना है तो ओरली नहीं होगा। ठीक है, यही सेक्शन 92 का था। लेकिन इस 92 सेक्शन के अंतर्गत 6 एक्सेप्शन बताए गए। 6 एक्सेप्शन बताए गए। और वो क्या है 6 एक्सेप्शन? एक्सेप्शन ये कहता है, पहला कि कोई ऐसी बात, आप देखेंगे उसमें एक्सेप्शन लिखा होगा, कोई भी ऐसी बात जो उस डॉक्यूमेंट को ही इनवैलिड बना दे। कोई भी ऐसी बात जो उस डॉक्यूमेंट को ही इनवैलिड बनाने के नेचर की है तो वो ओरली उसको साबित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब कॉन्ट्रैक्ट में सारी बातें लिख दी गई। अगर कोई ये बात कहे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने किया था उस समय तो मैं माइनर था, अब ये चीज ओरली भले कह रहा है लेकिन अगर ये चीज साबित हो जाएगी तो ये डॉक्यूमेंट ही क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा ना, है ना। इसी तरीके से फ्रॉड हुआ था मेरे पास, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ था, कोयर्शन था, अंडू इन्फ्लुएंस था, कुछ भी ऐसा साबित कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो ये भले ही ओरल है लेकिन फिर भी उसको इनवैलिड बनाने के नेचर का है, इसलिए वो मान्य होगा। दूसरा एक्सेप्शन ये कहता है कि जिसके बारे में डॉक्यूमेंट साइलेंट है, जिसके बारे में डॉक्यूमेंट साइलेंट है उसके लिए भी दिया जा सकता है। और किसके बारे में डॉक्यूमेंट साइलेंट है? अब जैसे मान लीजिए एक आप उसमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना उसमें एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर H। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर H मत पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर, हाँ H, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर H पढ़ लीजिएगा। उसमें ये इसी से आधारित है कि ये एक कार्ड देता है, एक रूम भाड़े पर लेता है, उसमें कार्ड देता है, लिखा था कि जो रूम है वो 200 रुपए पर मंथ है, उसमें 200 रुपए पर मंथ लिखा है। अब इसमें ये नहीं बताया गया है कि इसमें भोजन शामिल है कि नहीं है। ठीक है, इसके संबंध में क्या है, डॉक्यूमेंट साइलेंट। तो जब उसमें यह नहीं बताया गया है कि उसमें भोजन होगा शामिल कि नहीं होगा, तो उसमें ओरल एविडेंस दिया जा सकता है कि आपने उस समय यह बात कही थी कि 200 रुपए एक महीने में भोजन भी शामिल हो। तो ये एक दूसरा एक्सेप्शन हो जाएगा। तीसरी चीज या तीसरा एक्सेप्शन क्या है? तीसरा एक्सेप्शन ये कहता है कंडीशन प्रेसिडेंट की, कंडीशन प्रेसिडेंट यानी किसी पूर्ववर्ती शर्त का पालन अगर करना है, किसी पूर्ववर्ती शर्त का पालन करना है। जैसे ए ने
एक मकान लीज पर दिया बी को और कहा कि ये लीज जो है 1 जुलाई से कंटिन्यू हो। अब इस मामले में जो डॉक्यूमेंट बना था, अब इसमें यह बात तो लिखी नहीं थी कि पोजीशन हम दे देंगे उस तारीख तक, लेकिन उसमें यह कि ए ने बी से कहा था कि हम 1 जुलाई से जो लीज शुरू होगी उसमें हम आपको पोजीशन दे देंगे 1 तारीख तक, तभी तो लीज शुरू होगा। लीज का तो मतलब ही है कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन होना चाहिए। तो ये चीज कि पहले ये कंडीशन फुलफिल तो हो, डिलीवरी तो हो पोजीशन का, तब तो लीज शुरू हो। तो यही है कि कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है और इसमें क्या है, पोजीशन का दिया जाना कंडीशन प्रेसिडेंट है। तो इसके संबंध में ओरल एविडेंस से लागू हो जाएगा कि आपने कहा था कि हम पोजीशन दे देंगे उस तारीख से पहले, ये ओरली ही कहा था, लेकिन फिर भी ये चीज उसमें अलाउ हो जाएगी। चौथी चीज, चौथा क्या कहता है कि जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को ही रेसिशन करने के नेचर है, यहां जहां पार्टी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर ऐसा कुछ हो गया, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में हुआ लेकिन, है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में हुआ था लेकिन पार्टी ने आपस में क्या कर लिया, पार्टी ने आपस में, एक पार्टी ने कहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर देंगे। ये बात ओरली थी, लेकिन फिर भी इसको साबित किया जा सकता है। सेक्शन 92 का ये चौथा एक्सेप्शन कहता है कि संविदा को ही समाप्त करने वाला है। और पांचवा एक्सेप्शन ये कहता है, पांचवा एक्सेप्शन ये कहता है कि जहां कोई कस्टम है या यूजेस हैं, अब ये कि किसी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज क्या है, उसका एक्चुअल में अर्थ क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ओरल एविडेंस लागू होगा कि डॉक्यूमेंट में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा किस पर्पज के लिए यूज होती है। ठीक है ना। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातों के संबंध में डॉक्यूमेंट में कोई बात नहीं लिखी रहती, लेकिन एक कस्टम है कि इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एक कस्टम है कि ऐसा ही होता है, तो भले ही डॉक्यूमेंट में वो बात न लिखी गई हो लेकिन वो चीज उसके साथ इंक्लूड होगी। जैसे हम अक्सर बताते हैं ना कि जैसे आप कोई सामान लेते हैं तो पॉलिथीन का अलग से पैसा नहीं लगता है जनरली, अब तो लगने लगा है, पॉलिथीन का अलग से पैसा नहीं लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कस्टम बन गया है कि जो सामान बेचेगा पॉलिथीन का खर्च वही उठाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में अगर न लिखा हो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बात, तो ये कस्टम बन गया है कि पॉलिथीन का खर्च तो सेलर ही उठाएगा, तो सेलर ही उठाएगा। और लास्ट है डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज। डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज है छठा एक्सेप्शन, कि उसके संबंध में भी कि डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज इस कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में क्या अर्थ निकालती है, क्योंकि एक हर क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषा बदलती रहती है, एक बात के अलग अलग अर्थ होने लगते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में इस भाषा का क्या अर्थ था, इसको भी स्पष्ट करने वाली चीजें रिलेवेंट हो जाएंगी, एक्सेप्टेबल होंगी और सेक्शन नंबर 92 के छठे एक्सेप्शन के रूप में स्वीकार की जाएंगी। ठीक है। तो ये है आपका 91 और 92। अब एक चीज और थोड़ा सा बता देते हैं, और ये है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी यानी इसको हम लोग कहते हैं संदिग्धता। अब ये क्या है, संदिग्धता के संबंध में इसका मतलब होता है एम्बिग्यूअस डॉक्यूमेंट होने का मतलब ये कि कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, यानी कोई बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है डॉक्यूमेंट से, तो ये एम्बिग्विटी कहलाती है। तो एम्बिग्विटी जो है दो प्रकार की होती है, एक पेटेंट एम्बिग्विटी है और एक लेटेंट एम्बिग्विटी होती है। अनन्या, तो जो पेटेंट एम्बिग्विटी है वो सेक्शन नंबर 93 में है, और 94 जो आप लोग कहते हैं ना, वो 94 में एक्चुअल में एम्बिग्विटी है ही नहीं, ये होता है नो एम्बिग्विटी। नो एम्बिग्विटी, ठीक है। तो 93 में ही एक्चुअल में पेटेंट एम्बिग्विटी।
लेटेंट एम्बिग्विटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 95 से लेकर 97 तक। अब ये है क्या चीज? पेटेंट एम्बिग्विटी का मतलब होता है प्रत्यक्ष संदिग्धता, यानी प्रत्यक्ष गलती, यानी डॉक्यूमेंट को देख के ही गलती समझ में आ जाए। और लेटेंट एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट को देख के समझ में गलती ना आए, लेकिन जब डॉक्यूमेंट में कही गई बात को हम सर्कमस्टांसेस में अप्लाई करते हैं तो गलती समझ में आती है, लगता है गलती हो गई। तो ऐसी स्थिति में ये जो एम्बिग्विटी है इनको दूर करने के लिए क्या एविडेंस अलाउ होगा? तो ये कहता है कि सेक्शन नंबर 93 और 94 के संबंध में एविडेंस अलाउड नहीं होगा। क्यों? कि जो पेटेंट एम्बिग्विटी है 93, उसे दूर करने के लिए एविडेंस अलाउ नहीं होगा, क्योंकि जो चीज आपको आंखों से दिख रही थी वो आपको पहले से ही क्लियर कर लेना चाहिए था। उसको दूर करने के लिए बाद में कोई एविडेंस आप नहीं दे सकते। तो पेटेंट एम्बिग्विटी 93 में उसको लिए एविडेंस अलाउ नहीं होगा। 94 कहता है कि जब कोई एम्बिग्विटी ही नहीं है तो उसमें कैसा एविडेंस अलाउ? तो उसमें एविडेंस अलाउ नहीं होगा। मतलब 93 और 94 में एविडेंस अलाउ नहीं होगा। लेटेंट एम्बिग्विटी 95 से लेकर 97 तक है। यह कहता है कि जब कोई एम्बिग्विटी ऐसी है जो कि समझ में डॉक्यूमेंट को देख के नहीं आती है, लेकिन जो अगर फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पे उसमें की बात को उतारते हैं तो वो समझ में आती है कि गलती हो गई है, तो उसको दूर करने के लिए एविडेंस अलाउ होता है। और इसके आप जरूर 95 और 96 और 97 के एग्जाम्पल आप जरूर देख लीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा। प्री के लिहाज से आपको 98 वाला एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, 98 का एग्जाम्पल, और 100 भी थोड़ा सा बेयर प्रोविजन देख लीजिएगा जो कि मार्जिनल हेडिंग है ये। तो यही हम लोग आज सेशन को समाप्त करेंगे। और इसमें आप समझिए कि सेक्शन नंबर 96, 95, 94 मतलब पूरा एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे यहाँ से। 93 से लेकर 98 तक एग्जाम्पल जरूर आप देख लीजिएगा बेयर से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे और आते हैं। और उसके बाद जो सेक्शन नंबर 100 है, सेक्शन नंबर 100 है, उसकी मार्जिनल हेडिंग देख लीजिएगा कि सक्सेशन एक्ट के नियम को प्रभावित नहीं करेगा। 98 के एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं तो आगे की चीजों की चर्चा करेंगे। वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे बहुत ज्यादा आज दिखाई दे नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं इसको जल्दी से ही चेंज कर दूं। कल एविडेंस को लेके मिलते हैं फिर। ठीक है, बाय बाय नेहा।